सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस के प्रिपरेशन के तहत आज हम लोग हिस्ट्री लेक्चर पढ़ेंगे और हिस्ट्री के तहत भारत के इतिहास को निर्णायक मोड़ देने वाले एक प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध भारत के इतिहास के निर्णायक और एक परिवर्तनकारी बिंदु रहा है, जिसने न केवल भारत के इतिहास के एक नए प्रारंभन का संकेत दिया, अपितु भारत के संस्कृति, भारत के प्रशासन, भारत का धार्मिक वातावरण सब कुछ बदल के रख दिया। पहली बार भारतीय जनमानस के समक्ष एक नई प्रशासनिक ढांचा, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था, एक नई धार्मिक आस्था, एक नई सांस्कृतिक तत्व और नए लोग भारतीयों के जनमानस के समक्ष प्रस्तुत हुए। आइए आज इसी तराइन के युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तराइन के युद्ध के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जरूर से पढ़ा होगा, जरूर उसके बारे में जाना होगा। आज हम लोग तराइन के युद्धों के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत के इतिहास का तराइन का युद्ध एक मोड़ रहा है, प्राचीन भारत के अंत और मध्यकालीन भारत के प्रारंभ। हालांकि 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से मध्यकालीन वातावरण कहीं न कहीं आ चुका था, लेकिन एक मध्यकालीन सत्ता के रूप में, के स्थापना के रूप में अगर देखा जाए तो तराइन के युद्ध ही भारत के इतिहास में निर्णायक बिंदु रहे हैं, जो प्राचीन इतिहास के सत्तात्मक स्वरूप को समाप्त करके मध्यकालीन इतिहास के सत्तात्मक स्वरूप को स्थापित करता है। आज हम लोग तराइन के इसी युद्ध के बारे में जानेंगे और कुछ चीजों के बारे में विश्लेषण भी करेंगे। आइए इसको देखा जाए कि तराइन का युद्ध कैसे हुआ और तराइन के युद्ध में कौन कौन योद्धाओं ने भाग लिया, उसके परिणाम क्या क्या हुए। 1191 जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में एक तरफ दिल्ली और अजमेर के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान थे और दूसरी ओर गोर वंश का शासक अर्थात गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम अर्थात मोहम्मद गोरी था, गोर वंश का गोरी। आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि अफगानिस्तान के जिस क्षेत्र के गोर वंश रहने वाले थे, असल में गोर वंश के शासक बौद्ध थे। यानी मोहम्मद गोरी के जो पूर्वज थे वो बौद्ध थे। बाद में उन्होंने इस्लाम को ग्रहण कर लिया था। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि इसी मोहम्मद गोरी ने भारत में पहली बार इस्लामिक सत्ता की स्थापना भी की थी। मोहम्मद गोरी जो अपने बड़े भाई के अधीनस्थ सामंत के रूप में, हालांकि गजनी का वो स्वतंत्र सुल्तान बना था, लेकिन अपने बड़े भाई को वह अपना सुपर शासक या सर्वोच्च शासक मानता था और अपने आप को उसका अधीनस्थ मानता था। गजनी के सुल्तान के हीरो रूप में मोहम्मद गोरी ने भारत का अभियान किया था, ठीक है ना। भारत के अभियान के दौरान मोहम्मद गोरी को कई बार पराजय का भी सामना करना पड़ा। पहला पराजय उसका 1178 में हुआ, जब गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने अपनी माता नायिका देवी के सहयोग से मोहम्मद गोरी को परास्त किया। हालांकि इस पराजय में सबसे बड़ा योगदान, गोरी के इस पराजय में जो सबसे बड़ा
महत्वपूर्ण कारक बनी वो गुजरात की राजमाता नायिका देवी थी। नायिका देवी के ही सहयोग से मोहम्मद गोरी परास्त किया गया था। इसके बाद गोरी का ध्यान दिल्ली और अजमेर के ओर गया, लेकिन इस समय दिल्ली और अजमेर पर शासन था उस समय के भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान अपने आप को भारतेश्वर कहते थे और अपने समकालीन लगभग सभी राजवंशों से कहीं न कहीं उन्होंने दुश्मनी मोल ले लिया था अपने साम्राज्यवादी आकांक्षा के फलस्वरूप। चाहे वो चंदेल हो, चाहे वो कन्नौज के गढ़वाल हो, बहुत सारे राजवंशों को परास्त करके उन्होंने सबसे कहीं न कहीं शत्रुता मोल ले लिया था। 1191 में गोरी गजनी से चला। उसका उद्देश्य था दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ यह युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है। युद्ध बड़ा भयानक था। गोरी अपने बाहुबल, शक्ति बल, अश्वबल सबके साथ उपस्थित हुआ था, लेकिन वह भूल गया था कि यह वही पृथ्वीराज चौहान हैं जिन्होंने महोबा के युद्ध में चंदेलों को भयानक पराजय दिया था, जिसमें आल्हा और उदल नामक परम योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। पृथ्वीराज चौहान अपने आप को भारतेश्वर कहकर पुकारते थे। इस युद्ध में तमाम रणनीतियों के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से परास्त किया। इस पराजय के बाद बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और मैं अपने इस मंच से यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे पास ऐतिहासिक स्रोतों की बहुत कमी है। उस समय के चाहे वो मिनहाजुस सिराज हो, चाहे वो हसन निजामी हो, चाहे वो फरिश्ता हो, जितने भी मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने ही जो इसका वर्णन किया है उसी को हमें मानना पड़ता है। मैं यह भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो लिखा वो गलत ही लिखा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जो लिखा उसी को हम जानते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गोरी इसमें भयानक रूप से पराजित हुआ, वह घायल हो गया और उसके एक खिलजी सैनिक ने उसे युद्ध से बचाकर, उसको जान बचाकर उसे लेकर भागा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गोरी की पराजय भयानक हुई। पराजय इतना भयानक था कि गोरी को अपने प्राणों की भीख मांगना पड़ा। हसन निजामी ने खुद लिखा है कि पराजित होकर गोरी की सेना बड़ी सरलता से गजनी पहुंच गई और चौहानों की सेना ने उन्हें परेशान नहीं किया। ये सारे चीज ये तो बता ही रहे हैं कि गोरी का भयानक पराजय हुआ, लेकिन राजपूतानी आन बान और शान के बारे में आप जरूर यहां वर्णन करेंगे। तराइन के प्रथम युद्ध में अगर पृथ्वीराज चौहान चाहते तो गोरी को गजनी तक जाके मारते, लेकिन इसके बावजूद अपनी राजपूतानी आन बान और शान के तहत भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं करना, हारे हुए दुश्मन को मुक्त कर देना, उसे मृत्यु दंड न देना, यह सब राजपूतानी आन बान और शान था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने अपनाया। और चाहे उसको क्षमादान प्रदान किया हो, चाहे उसकी सेना को आसानी से गजनी जाने दिया हो, कहीं न कहीं यह सब राजपूतानी आन बान शान और शौर्य का प्रतीक था। फिलहाल तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें गोरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने का प्रयत्न किया, वह बेकार गया और गोरी को जान बचाकर भागना पड़ा। अगर
अपने राजपूतानी आन बान शान से पृथ्वीराज चौहान न बंधे रहते तो शायद युद्ध का परिणाम ही कुछ दूसरा होता, शायद गोरी मारा भी जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना। ये भारतीय संस्कृति का कहीं ना कहीं ये मूलभूत तत्व है कि हम हारे हुए दुश्मन पर वार नहीं करते हैं, भागते हुए निहत्थे दुश्मन पर वार नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हमारी संस्कृति है और उसी का पालन पृथ्वीराज चौहान कर रहे थे। लेकिन जहां गोरी को पृथ्वीराज चौहान के प्रति आभारी होना चाहिए था, वहां उसने अपने मन में एक शत्रुता पैदा कर लिया। और इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि साल भर वो सही से सोया नहीं और युद्ध की तैयारी करता रहा और मन में यह पालता रहा कि पृथ्वीराज चौहान से कैसे बदला लेना है। और वह दिन भी आ गया जब गोरी पुनः 1192 में गजनी से चला और एक बड़ी सेना लेकर। कहा यह भी जाता है कि जब गोरी वहां तैयारी कर रहा था तो पृथ्वीराज चौहान यहां अपने युद्ध विजय, जो तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त किया था, उसका वो उत्सव मना रहे थे। अब कहां तक ये बात सही है, ये कहना सही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान एक पराक्रमी शासक थे। और ऐसा भी नहीं है कि वह गोरी के इस नियत से अनभिज्ञ रहे हों और अनभिज्ञ रहकर वो साल भर केवल उत्सव ही मना रहे हो। यह बात निश्चय ही मानने योग्य नहीं है। फिलहाल 1192 में एक विशाल सेना लेकर मोहम्मद गोरी गजनी से फिर चला। जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर में उसने एक षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अपने एक राजदूत को भेजकर पृथ्वीराज चौहान के पास यह कहा कि वह इस्लाम स्वीकार कर ले और इस्लाम स्वीकार कर ही ले, साथ में मेरी अधीनस्थता भी स्वीकार कर ले। अब आप अंदाजा यह लगाइए कि यह कितना बात सत्य हो सकता है कि पिछली बार पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को परास्त किया था और इस बार गोरी जब एक हारा हुआ व्यक्ति दोबारा युद्ध के लिए आएगा तो जीता हुआ व्यक्ति क्या उसकी अधीनस्थता स्वीकार करेगा? यह मानने वाली बात है। असल में मोहम्मद गोरी एक षड्यंत्र चल रहा था कि इस बात में, इस समझौता में पृथ्वीराज चौहान को उलझा लिया जाए और अपने युद्ध की तैयारी भारत में लाहौर पहुंचकर और पुख्ता कर ली जाए। हालांकि पृथ्वीराज चौहान भी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, उन्होंने भी यह बात जरूर पहचान लिया कि कहीं ना कहीं यही ये चाह रहा है। लेकिन इसके यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी और बहुत सारे राजपूत शासकों से अपने मदद के लिए कहीं ना कहीं उनको बुलावा दिया, भेजा। बहुत सारे योद्धा उपस्थित भी हुए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध के जो विजेता स्कंद थे वो इस समय इस युद्ध में नहीं थे। स्कंद एक बड़ी सेना लेकर कहीं और युद्ध करने गए थे। शायद स्कंद इस युद्ध में रहे होते तो युद्ध का निर्णय ही कुछ दूसरा होता। ये बहुत कम इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि स्कंद जो तराइन के प्रथम युद्ध में के विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, वो इस युद्ध में शामिल नहीं थे और एक बड़ी सेना लेकर कहीं न कहीं वो किसी दूसरे सीमांत युद्ध में गए हुए थे और वो तत्काल पहुंच नहीं पा रहे थे। पहले जमाने में सेना तो चलायमान एक शहर के समान होती थी, इतना जल्दी वो इधर उधर नहीं पहुंच पाती थी। खैर, युद्ध प्रारंभ हुआ। कहा जाता है मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को 5 भागों में विभक्त किया। 4 भाग तो युद्ध में लगा दिया, लेकिन 5वां भाग उसने रिजर्व रखा। लेकिन राजपूत सैनिक उसके इस रणनीति को समझ नहीं सके। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरे सैन्य बल के साथ, अपने पूरे युद्ध रणनीति के साथ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के समक्ष युद्ध में शामिल हुए और जमकर युद्ध किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों सेनाएं आपस में बराबर पड़ रही थी, लेकिन जब राजपूतानी सेना युद्ध करते करते थक गए तो अंतिम क्षण में शाम को गोरी ने अपने रिजर्व सेना को उतार दिया। और इस रिजर्व सेना, चूंकि रिजर्व सेना तो बिल्कुल नहीं थी, ताजी थी, और इस रिजर्व सेना के आक्रमण से, भयानक आक्रमण से राजपूतानी सेना टिक नहीं सकी और इस युद्ध के अंतिम क्षण में रिजर्व सेना के कारण राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार के पीछे बहुत कारण थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जयचंद ने एक बड़ी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान का सहयोग किया था और जैसे ही जयचंद की सेना गोरी की सेना में सम्मिलित हुई, शक्ति संतुलन जो है वो पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की ओर हो गया। अब ये कथाएं कहां तक सत्य है इसके बारे में पूर्णतः कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इतिहास का केवल वही पक्ष नहीं है जो हम जान रहे हैं। बहुत सारे इतिहास के ऐसे पक्ष हैं जिन्हें अभी हमें जानना बाकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी इतिहास के तथ्यों को उधेड़-बुन प्रारंभ किया जाता है, उस पर राजनीति होना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राजनीति की इतिहास के अभी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, जिन्हें भी जानना बहुत आवश्यक है। केवल हम यह न जाने, केवल एक बात देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक राजपूत कई तुर्क पर भारी था। इस बात को हर कोई मानता है इतिहासकार कि एक राजपूत सैनिक जो है कई तुर्क सैनिक पर भारी था। इसके बाद भी हम हार गए, इसके बाद भी राजपूत हार गए। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। मैंने अपने लेक्चर में बार बार यह बताया है कि हम भारतीयों के हारने का सबसे बड़ा कारण था गद्दारी। हमारे शासकों द्वारा किया जाने वाला गद्दारी हमें बार बार पराजित करता रहा। क्या कारण था? कन्नौज का गढ़वाल वंशी शासक जयचंद युद्ध से बाहर था, केवल इसलिए कि उसकी पत्नी संयोगिता से हरण करके पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। क्या उसे नहीं लग रहा था कि गोरी मेरे साथ भी वही करेगा जो पृथ्वीराज चौहान के साथ कर रहा है? क्या वो इन परिणामों से इतना अनभिज्ञ था? फिलहाल जो भी हो, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में राजपूतों को पराजय हुआ। पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए। कहा जाता है वो हाथी पर बैठे, लेकिन उनको सरस्वती नदी के किनारे पकड़ लिया गया। अब इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या किया गया, इसके बारे में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अधीनस्थ शासक बनाकर गोरी का अजमेर में पुनः स्थापित कर दिया गया, लेकिन बाद में जब उन्होंने गोरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा तो उसकी हत्या कर दी, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र थे चंदवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है, चंदवरदाई लिखते हैं कि गोरी को गजनी ले जाया गया, पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया और गजनी में ही शब्दभेदी बाण से उन्होंने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। बाद में दोनों लोग आपस में अपना आत्महत्या कर लिए। यानी वहां पे मानना यह है, पृथ्वीराज रासो का यह मानना है कि गोरी की हत्या के बाद दोनों लोगों ने पृथ्वीराज चौहान और चंदवरदाई ने आत्महत्या कर ली। अब इस बारे में बहुत लोग संशय करते हैं कि जब चंदवरदाई वहां मर गए तो फिर वापस भारत कैसे आके पृथ्वीराज रासो पूरा किया। बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन शब्दभेदी बाण प्रतियोगिता में
पृथ्वीराज चौहान ने जो गोरी को मारा, अब ये बात सही है या गलत है? देखिए, पुरानी, चाहे वो मध्यकालीन हो चाहे ऐतिहासिक, जितने भी ग्रंथ हैं, हर ग्रंथ में कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है, लेकिन इसके आधार पर समस्त तथ्यों को ठुकराया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि शब्दभेदी बाण प्रतियोगिता में गोरी एक ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था और हाथ में तीर और धनुष बांधे, आंखों में पट्टी लगाए। पृथ्वीराज चौहान मैदान में खड़े थे और एक निश्चित निशाने पर उनको शब्दभेदी के आधार पर लक्ष्य लगाना था। लेकिन उसी समय जिस शब्द को, जिस वाक्य को चंद्रवरदाई ने पढ़ा, वो वाक्य उस लक्ष्य को भेदना नहीं था, अपितु गोरी के सीनों को भेदना था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। जैसे इस शब्द को चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के समक्ष पढ़ा, घूमकर उन्होंने बाण मारा और गोरी का सीना छलनी हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हालांकि इतिहासकार इस कथन को अतिशयोक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि 1206 में सिंध के दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने हजारों शिविर के बीचों बीच, गोरी जब अपने शिविर में नमाज पढ़ रहा था तो दमयक नामक स्थान पर गोरी की हत्या कर दी। यह भी शब्द अतिशयोक्ति लगता है। आप कल्पना जरा करिए कि सैकड़ों शिविर के बीच भारत का सुल्तान नमाज पढ़ रहा हो, उन सैकड़ों शिविरों को भेद कर गोरी के शिविर में खोखर, क्या खोखर इतने स्मार्ट प्लान बनाने वाले थे, इतने स्मार्ट रणनीति बनाने वाले वो थे कि सैकड़ों शिविर को भेद कर वो उसके शिविर में बंध गए, पहुंच गए और हजारों की सेना उनको पकड़ नहीं पाई और आसानी से नमाज पढ़ते हुए उन्होंने गोरी को निपटा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका दिया वक्तव्य गलत है। मेरा मानना है कि इतिहास के बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं जो अतिशयोक्ति हैं, जिनके बारे में प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। लेकिन हमारा यहां मूल उद्देश्य विवादों में फंसना नहीं है, इतिहास के तमाम रणनीतियों में हमें फंसना नहीं है। हमें वास्तव में सच्चाई को जानना है और सच्चाई के निकट पहुंचना है। और मूल वक्तव्य यही है कि 1206 में दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो निर्णायक साबित हुआ। 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का आधार बना। 1193 में ही दिल्ली, अजमेर, ये समस्त इलाकों में कहीं न कहीं इस्लामिक सत्ता की स्थापना हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी के भारतीय क्षेत्रों का सिपह सालार या मुखिया बना दिया। इस प्रकार जब से दुनिया में इस्लाम का उदय हुआ था अरब में, और जो इस्लाम भारत में बार बार आने का प्रयत्न कर रहा था, 711 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध तक जीत पाया, उस इस्लामिक सत्ता को 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गोरी ने भारत में स्थापित कर दिया। महमूद गजनवी, जिसने भारत को 17 बार लूटा और अपने जीवन काल में वो कभी पराजित नहीं हुआ, लेकिन उसने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना नहीं कर सका, वो भारत में नहीं कर पाया। लेकिन जो मोहम्मद गोरी भारत में 2 बार पराजित हुआ, मध्य एशिया में तो ऐसा पराजित हुआ कि प्राण ही उसके निकलने वाले थे, लेकिन वह मोहम्मद गोरी कई बार युद्ध में परास्त होने के बाद वह कर दिया जिसको कोई नहीं कर पाया, और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में इस्लामिक सत्ता की उसने स्थापना कर दी।
तो आज हम लोगों ने आईएएस की तैयारी हिस्ट्री के तहत आज हम लोगों ने तराइन का युद्ध पढ़ा। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।